जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स से संबंधित प्राचीन साहित्य में जो कला का हमें वर्णन मिलता है उससे संबंधित ये पहला वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये प्रश्न अभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ, सभी कला से संबंधित एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस पहले वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? किस अध्याय में किया गया है? 5वें अध्याय में। 5वां अध्याय जो है इसमें क्षय वृद्धि का वर्णन मिलता है। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, चित्र सूत्र के लेखक कौन है? नारायण मुनि। नारायण मुनि। चित्र सूत्र के लेखक कौन है? नारायण मुनि। चित्र सूत्र के 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। चित्र सूत्र के 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया। विश्व धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। देखिए चित्र सूत्र जो है इसके लेखक नारायण मुनि हैं और चित्र सूत्र जो किस पुस्तक से लिया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज। देखिए चित्र सूत्र का सबसे पहले अनुवाद किसने किया? डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने। और बाद में किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। किस भाषा में किए थे? अंग्रेजी भाषा में। तो ये चीजें आप याद रखिए। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्याय में? 9 अध्याय में ये बटा हुआ है, जिसमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तरा, रूप निर्माण और श्रृंगारादि, भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, गीत गोविंद के लेखक हैं। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। केशव दास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा नल दमयंती की रचना की। देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नल दमयंती के लेखक कौन है? केशव दास। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। और कब इसकी रचना हुई? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम कला शब्द का ये प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया है। देखिए कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिला है हमें? नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। लाल, पीला और श्याम रंग को मूल रंग माना गया है, प्राथमिक रंग माना गया है नाट्य शास्त्र में। यशोधर पंडित 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। देखिए 11वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नामक पुस्तक लिखी और जो कि कामसूत्र से लिया गया है। कामसूत्र के लेखक जो हैं वात्स्यायन। इसमें कला के 64 अंगों के बारे में चर्चा की गई और जयमंगला में कला के 6 अंगों के बारे में बताया गया है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, जो सूत्र है वो जयमंगला पुस्तक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? यशोधर पंडित। क्वेश्चन नंबर 3, चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया। तो चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? विल्हड़। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। विल्हड़ 11वीं शताब्दी के
कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे। विल्हड़ जो थे 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी रचना चौर पंचाशिका प्रसिद्ध है। देखिए चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? विल्हड़। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना जो है विक्रमांक देव रचित है। विक्रमांक देव जो है ये विल्हड़ की दूसरी रचना है जो इतिहास ग्रंथ है। वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ की रचना की। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जयमंगला की रचना की, जिसमें षडांग का उल्लेख है। देखिए जयमंगला में जो है षडांग का उल्लेख है। कला के 6 अंगों के बारे में बताया गया है, उसे हम षडांग के नाम से जानते हैं। और जयमंगला के लेखक कौन है? यशोधर पंडित। और कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। और कामसूत्र में कला के 64 अंगों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है ये। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की आचार्य भरत मुनि की रचना है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में ही हुआ है। कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में ही मिला है। नाट्य शास्त्र में लाल, पीला तथा श्याम रंग को मूल रंग माना गया है, प्राथमिक रंग माना गया है। सफेद रंग के योग से अनेक रंग बनाने की बात लिखी गई है इसमें, सफेद रंग से। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है। देखिए नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 8 रसों का। अगर आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं तो 8, और अभिनव गुप्त के अनुसार अगर रस पूछा जाएगा तो 9 रस होंगे। 9वां रस जो था वो शांत रस था, और इसकी खोज अभिनव गुप्त ने की थी। नाट्य शास्त्र में 49 भावों का वर्णन हुआ है। आपसे पूछा जाए भावों की कुल संख्या कितनी है तो 49 है। देखिए भावों की जो संख्या है वो कितनी है? 49। अस्थाई भाव, सात्विक भाव और संचारी, ये भाव हैं। अस्थाई भाव होते हैं 8, सात्विक जो होते हैं ये भी 8, और संचारी जो होते हैं 33। कुल मिला के 49 भाव होते हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय प्राप्त होते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय? 36। तो आप इसे याद रखिए। किस काल के ग्रंथों में विध चित्र, अविध चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? तो किस काल में मिलता है? उपनिषद काल में। राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा। उपनिषद काल में मिलता है। उपनिषद काल के ग्रंथों में विध चित्र, अविध चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है। अब देखिए यहां पे विध चित्र क्या होता है? इन चित्रों को कहा गया है जिसमें दर्पण के समान सादृश्यता हो। जिसमें दर्पण का मतलब होता है शीशा के समान सादृश्यता दिखाई देता हो, वो है विध चित्र। अविध चित्र क्या है? काल्पनिक या भावोत्पन्न चित्रों को कहा गया है, काल्पनिक, इमेजिनेशन। रस चित्र क्या होता है? रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्रों को रस चित्र कहते हैं। और धूल चित्र क्या होता है? रंगों के चूर्ण या किसी अन्य माध्यम से जमीन या भित्ति आदि पर बनाई जाने वाली भांति भांति, मतलब अलग अलग तरह की रंगोली आदि को हम धूल चित्र कहते हैं। देखिए ये कई प्रकार के चित्र हैं, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो पंडित क्षेमेंद्र ने जो लिखा था वो कला विलास नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। पंडित क्षेमेंद्र के कला विलास ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख मिलता है।
कला विलास क्षेमेंद्र की रचना है। कला विलास किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने। पंडित क्षेमेंद्र जो हैं ये कश्मीर के निवासी थे। पंडित क्षेमेंद्र कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। और इनका स्थिति काल जो है 11वीं सदी ईस्वी माना जाता है। 11वीं सदी ईस्वी में माना जाता है इनको। क्षेमेंद्र के कला विलास में जो कलाएं बताई गई हैं उसमें देखिए 64 कलाएं जो हैं वो जनोपयोगी हैं, 32 जो हैं वो पुरुषार्थ से संबंधित है, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं संबंधी हैं ये। और 32 जो कलाएं हैं ये मात्सर्य से संबंधित हैं, जैसे शील प्रभाव मान की। 64 कलाएं जो हैं ये सुनारों से संबंधित है, के स्वर्ण चुराने की। और 64 कलाएं जो हैं ये पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की। और 10 चिकित्सकों की कलाएं बताई गई हैं इसमें। और 16 कायस्थों की कलाएं बताई गई हैं, गणकों की कलाएं तथा 100 सार कलाएं गिनाई गई हैं। देखिए आपसे पूछा जाता है सार कलाएं कितनी हैं, तो 100। इन समस्त सूचियों से यह पूर्ण स्पष्ट किसी कार्य को कुशलता से संपादित करना ही कला है। कला क्या है? किसी कार्य को कुशलता से संपादित करना ही कला है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, कौन किससे कितनी संबंधित कलाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? तो कामसूत्र में 64 कलाएं बताई गई। राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा। कामसूत्र में 64 कलाएं पाई जाती हैं। प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या जो है 64 मानी गई है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में 64 कलाएं मानी गई हैं। भारत की इस 64 विधा कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं के बारे में बताया गया। षडंग का विवेचन भारतीय चित्रकला शास्त्रों में नहीं मिलता। वात्स्यायन कृति कामसूत्र नामक ग्रंथ की एक टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित कहाँ के निवासी थे? ये जयपुर के निवासी थे, ने 10वीं से 12वीं शताब्दी में चित्रकला का विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा कि आलेख चित्र को कहते हैं। आलेख चित्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? तो कामसूत्र का जो अनुवाद है ये यशोधर पंडित ने किया, जयमंगला नाम से। कामसूत्र का अनुवाद यशोधर पंडित ने किया। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए पंडित यशोधर ने आलेख या जिसको चित्रकला बोला जाता है के 6 अंग बताए। कामसूत्र की टीका करते हुए उन्होंने जयमंगला जो पुस्तक लिखी थी उसमें कला के 6 अंगों के बारे में इन्होंने बताया है। और ये सूत्र है वो रूप भेदाह प्रमाणानि भावलावड़ योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप बता पाएंगे कला के 6 अंग, जैसे रूप भेदा, रूपों में विभिन्नता, प्रमाण माप अनुपात, भावलावड़ भावाव्यक्ति जो होती है, और लावड़ कलात्मक तथा सौंदर्य से संबंधित है ये। उसके बाद सादृश्यम देखे हुए चित्र के समान, वर्णिका भंग जो है तुलिका संचालन या रंगों में विभिन्नता। ये कला के 6 अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भरत मुनि के रसों की संख्या है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा।
भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या बताई गई है वो 8 बताई गई है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र प्राचीन ग्रंथ है जिसमें रंगमंच एवं अभिनव के माध्यम से रस के स्वरूप, उनकी निष्पत्ति एवं अनुभूति के विषय में विस्तार वर्णन किया गया है। भरत मुनि दृश्य श्रव्य नाटक को सर्वोच्च कला माना गया है। भरत मुनि ने दृश्य और श्रव्य नाटक को सर्वोच्च कला माने हैं, जो नेत्र और कर्ण दोनों को एक साथ प्रभावित करती है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के विषय में सविस्तार विवेचन किए हैं। रस का आधार क्या है? भाव। रस का आधार क्या है? भाव। सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं। भाव कितने होते हैं? 9। किंतु भरत ने केवल 8 स्थायी भाव और 8 ही रस बताए हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 और अस्थाई भाव 8। देखिए यहाँ पे ये जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांतश्चो नाट्य रसा स्मृता। इसमें 8 रसों के बारे में बताया गया। श्रृंगार रस, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत रस के बारे में इसे बताया गया है। और 9वां रस जो था वो शांत रस था, जिसकी खोज अभिनव गुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कला 2 प्रकार की होती। कला कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखिए एक होती है ललित कला, एक होती है उपयोगी कला। तो ललित कला क्या है? ललित कला में मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है। ललित कलाएं मुख्य रूप से 5 हैं। आपसे पूछा जा सकता है ललित कलाएं कितनी हैं? 5। कौन कौन सी है? संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य या वास्तुकला। ये 5 कलाएं जो हैं ललित कलाओं के अंतर्गत आती हैं। अब उपयोगी कला क्या है? उपयोगी कला वे कलाएं होती हैं जो मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती हैं, जैसे बढ़ईगिरी, छपाई, पोस्टर, सुनारगिरी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है? कला नाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम। तो कौन से ग्रंथ में? ये चित्र सूत्र में वर्णित है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चित्र सूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति कला नाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। देखिए कला को सर्वोच्च स्थान किसमें दिया गया है? चित्र सूत्र में, जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। कला नाम प्रवरम चित्रम, कला को सर्वोच्च माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस के द्वारा किया गया। बाद में आनंद कुमार स्वामी ने इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। सबसे पहले स्टेला क्रेमरिस ने किया था। संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में बटा हुआ है, जिनमें चित्र का आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगारादि भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। चित्र सूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक है सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। ये चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। क्वेश्चन नंबर 12, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? तो 5 मुख्य रंग बताए गए हैं। कौन कौन से? यहाँ पे हम देख लेते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग जो हैं वो 5 बताए गए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना जो है 6ठी सदी में हुआ था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना कब हुई? 6वीं शताब्दी में हुआ था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण
का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर स्टेला क्रेमनिस, और बाद में आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। 35वें से 43वें अध्याय के अंदर ये बताया गया चित्रसूत्र में। संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में बटा हुआ है और इसमें 9 रस भी माने गए हैं। चित्रसूत्र में 9 रस माने गए हैं। चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं: सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं: श्वेत सफेद, पीत पीला, लाल, कृष्ण मतलब काला और नीला। सफेद, पीला, लाल, काला और नीला, ये 5 रंग बताए गए हैं। इन 5 रंगों के संयोग से अन्य सैकड़ों रंग बनाने की बात कही गई विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। क्वेश्चन नंबर 13, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अस्थाई भावों की संख्या है। अस्थाई भाव जो हैं वो 8 बताए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। भरत के नाट्यशास्त्र में अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 8 है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के विषय में विस्तार से लिखा है। रस का आधार क्या है? भाव। सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत मुनि ने केवल 8 अस्थाई भाव और 8 ही रस बताए माने हैं। सिंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, चष्टो, नाट्य, रसा, स्मृता। 8 भाव के बारे में और रसों के बारे में यहाँ पे बताया गया है और इन 8 में से केवल 4 को उन्होंने प्रमुख माना है: रति, क्रोध, उत्साह और जुगुप्सा, जिसने हास, शोक, विस्मय और भयानक की अनुभूति होती है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 37 अध्याय बताए गए हैं। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय? 37 अध्याय बताए गए। भरत मुनि के अनुसार मध्यम आकार की नाट्यशाला 62 हाथ चौड़ी और 32 हाथ लंबी होनी चाहिए। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों की विवेचना की है, जिसमें 8 अस्थाई, 33 संचारी और सात्विक भाव शामिल हैं। 8 सात्विक भाव भी होते हैं। टोटल मिला के 49 भाव हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तु विद्या का विशद विवेचन है। तो वास्तु विद्या का जो विशद विवेचन है वो हमें अपराजित परीक्षा में देखने को मिलता है। राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। वास्तु विद्या का विशद विवेचन अपराजित परीक्षा में है। भारतीय कला के मूल ग्रंथों में अपराजित परीक्षा का अप्रतिम स्थान माना जाता है। नाट्यशास्त्र के लिए जो विश्वकर्मीय शास्त्र द्वितीय अध्याय से लेकर कई स्थलों पर उपस्कारक रहा, उसी प्रकाशमयी परंपरा की कीर्ति रश्मियां अपराजित परीक्षा तक पहुंची, जिसके आधार पर मध्यकाल में विश्वकर्मीय शिल्प, ज्ञान प्रकाश, दीपार्णव, वृक्षार्णव, वास्तुसार, समुच्चय, स्तंभराज जैसे अनेक शिल्प ग्रंथों की रचना हुई। सूत्रमंडन, उसके अनुज सूत्राधार नाथा और मंडन के पुत्र सूत्रधार गोविंद आदि कृत लगभग 2 दर्जन ग्रंथों की रचनाएं हुई। भुवनदेवचार्य कृत अपराजित परीक्षा केवल ग्रंथ ही नहीं, देखिए अपराजित परीक्षा के लेखक कौन है? भुवनदेवचार्य। अपराजित परीक्षा के लेखक भुवनदेवचार्य हैं, बल्कि हजारों सूत्रधारों, शिल्पकारों के कार्य संपादन का निर्देशक रहा है। इसलिए इसे शिल्पी समुदाय में गुरु गौरव का स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15,
वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं। वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वो विश्वकर्मा जाने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में विश्वकर्मा को जाना जाता है। हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो यह पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी आपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु फिर भी देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदित हैं। विश्वकर्मा जी को ही माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग होने वाले वस्तुएं भी विश्वकर्मा द्वारा ही बनाई गई हैं। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड आदि वस्तुओं को निर्माण भी इन्होंने ही किया। वस्तुओं का जो निर्माण है वो विश्वकर्मा जी ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 16, कौशेय वस्त्र होते थे। कौशेय वस्त्र होते थे तो ये रेशमी वस्त्र होते थे। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाए। कौशेय वस्त्र जो है रेशमी होते थे। कौशेय किड से ये कौशिका एक प्रकार का प्राचीन रेशम भारत की एक जंगली रेशम किस्म है। भारत और चीन दोनों में घरेलू और गैर पालतू जंगली रेशम के रूप में भी जाना जाता है। रेशम का उत्पादन किया जाता था। रेशम की बुनाई का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ईसा पूर्व 3री शताब्दी 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्याकरण विद के कौशे को विशेष रूप से विकार के रूप में परिभाषित किया जो कोश का एक उत्पाद है। दूसरे शब्दों में रेशमी कपड़े शतपथ ब्राह्मण कुशा एक रेशमी कीट से प्राप्त रेशम की एक किस्म को संदर्भित करता है जिसे कुस्वरी या कुस्वरा कहा जाता है। ये रेशम के कीड़ों को बेर के पेड़ों पर पाला जाता है। रेशम के कीड़ों को बेर के पेड़ों पर पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करती है? उपयोगी कला या व्यावसायिक कला। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उपयोगी कला या व्यावसायिक कला करती है। उपयोगी कला आजकल प्रायः शिल्प एवं क्राफ्ट के कार्यों को कला शब्द से ही संबोधित किया जाता है, जैसे चर्म कला, काष्ठ कला, पुस्तक कला इत्यादि। उपयोगी कला या टेक्निक निर्माण और शिल्प कौशल जैसे व्यावहारिक विषयों के कौशल और विधियों से संबंधित है। यह वाक्यांश अब फैशन से बाहर हो गया है, लेकिन इसका उपयोग विक्टोरियन युग के दौरान और पहले प्रदर्शन कला और ललित के विलोम के रूप में किया जाता था। मानव शिल्प के दो भाग हुए, एक चारुशिल्प अर्थात ललित कला और दूसरा कारुशिल्प अर्थात उपयोगी कला। उपयोगी कला को कारुशिल्प कहा गया और ललित कला को चारुशिल्प कहा गया। यूरोप में इन्हें क्रमशः फाइन आर्ट्स क्राफ्ट कहा जाता है। यूरोप में इनको क्या कहते हैं? फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट कहा जाता है। उपयोगी कलाओं को ही यूरोप में उदार कलाएं भी कहा जाता है। उपयोगी कलाओं को यूरोप में क्या कहते हैं? उदार कलाएं। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो ये है नाट्य शास्त्र में, और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र नामक भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है। भारतीय रस सिद्धांत में भावों को अस्थायी, विभाव, अनुभाव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है।
भाव देखिए कौन कौन से हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। और इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि को। उन्होंने ही रस का सबसे पहले निरूपण नाट्यशास्त्र में किया, इसीलिए उन्हें रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता एवं उनके ग्रंथ नाट्यशास्त्र को रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ के 6ठे अध्याय में रस सूत्र, 7वें में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तथा अस्थाई भाव की व्याख्या किया है। क्वेश्चन नंबर 19, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो ये किस पुराण में दिया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और इसके लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। इसके लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यहां पे ये नहीं होना चाहिए, कला नाम प्रवरम चित्रम। इसके अतिरिक्त शिल्प तथा कला विषयक सामग्री का भंडार पुराणों में उपलब्ध है, जैसे अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद जो है स्टेला क्रैमरिस ने किया और बाद में आनंद कुमार स्वामी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्याय में? 9। चित्रसूत्र में कितने रस हैं? 9 बताए गए हैं। इस ग्रंथ में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। क्वेश्चन नंबर 20, उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से यहां पे भिन्न कौन सा है? संगीत। यहां पे राइट आंसर सी हो जाएगा। उपरोक्त प्रश्न में अन्य 3 में से भिन्न कौन सा है? संगीत। दृश्य तथा श्रव्य कलाएं। रसास्वादन में सहायक इंद्रियों के आधार पर भी कलाओं का वर्गीकरण किया गया है। जिन कलाओं के संवेग श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें श्रव्य कलाएं कहा जाता है। काव्य तथा संगीत एवं वाद्य इसी कोटि की हैं। जिन्हें नेत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है उन्हें दृश्य कलाएं कहते हैं। नेत्रेंद्रिय मतलब नेत्रों के द्वारा। चित्र, मूर्ति, स्थापत्य तथा नृत्य इसी वर्ग में रखे गए हैं। किंतु नृत्य में एक अन्य अनुभव भी विशेष महत्वपूर्ण होता है जो हमारी मांसपेशियों की गति से संबंधित है। अतः नृत्य कला का सबसे अलग एक विशेष वर्ग बन गया है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? यहां पे दिया है प्लास्टिक कला नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, संगीत। इनमें से संगीत प्लास्टिक कला नहीं है। प्लास्टिक कला कला के रूप हैं जिसमें मूर्तिकला या चीनी मिट्टी की चीजें जैसे मोल्डिंग या मॉडलिंग द्वारा प्लास्टिक माध्यम का भौतिक हेरफेर शामिल है। साहित्य और संगीत के विपरीत सभी दृश्य कलाओं जैसे पेंटिंग, मूर्तिकला, फिल्म और फोटोग्राफी के लिए शब्द व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक कला में उपयोग के लिए सामग्री संकीर्ण परिभाषा में शामिल है जिन्हें नक्काशीदार या आकार दिया जा सकता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, कंक्रीट, कांच या धातु। मूर्तिकला का वह रूप है जो त्रिआयामी होती है। देखिए मूर्तिकला 3D होती है। त्रिआयामी का मतलब है 3D। मूर्तिकला
त्रिआयामी होती है, जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। चित्रकला द्विआयामी होती है। एक चीज ध्यान रखिए, पेंटिंग हमेशा 2D होती है। पेंटिंग जो होती है वो हमेशा 2D होती है। इस पेंटिंग में रंगों के माध्यम से हम 3D प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मूर्तिकला जो होती है वो 3D होती है, त्रिआयामी होती है, जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। तो इसको याद रखिए, चित्रकला हमेशा 2D होती है, उसमें 3D प्रभाव दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ? कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम या सबसे पहली बार कहाँ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऋग्वेद में। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में हमें मिलता है। कला शब्द का परिचय सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। देखिए मंडल कितने, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10, और सूक्त कितने हैं? 1028। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक का उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। विश्व का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभक्त वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। इसमें ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया जाता है। 25 नदियों का इसमें उल्लेख मिलता है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु नदी को माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात की जाएगी तो सिंधु नदी, और पवित्र नदी की बात की जाएगी तो सरस्वती नदी को माना गया है। तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है, जिसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार। गंगा का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 1 बार। और यमुना का प्रयोग जो है 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है, 24 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 23, उपयोगी कला का संबंध है। तो उपयोगी कला का संबंध किससे है? आभूषण से। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उपयोगी कला का संबंध आभूषण कला से है। ललित एवं उपयोगी, जिनमें सौंदर्य अथवा अभिव्यंजना का उद्देश्य प्रमुख रहता है, उन्हें ललित कलाएं कहते हैं। जिनमें उपयोगिता का ध्यान रखा जाता है, उन्हें उपयोगी कलाएं कहा जाता है। तो ये ललित कलाएं और उपयोगी कलाओं में अंतर है। उपयोगी कलाओं को ही प्रायः शिल्प भी कहा जाता है। उपयोगी कलाओं को शिल्प कहा जाता है, किंतु शिल्प वस्तुतः कलाकृति की रचना से संबंधित पक्ष है, जो ललित कलाओं में भी है और उपयोगी कलाओं में भी है। उपयोगी कलाएं वे कलाएं हैं जिनका प्रधान लक्ष्य उपयोग होता है, जैसे बढ़ईगिरी, सोनारगिरी आदि। इन्हें निम्न कलाएं भी कहते हैं। उपयोगी कला को निम्न कला भी कहा जाता है। उच्च कलाएं और निम्न कलाएं। कलाओं में से चित्र, मूर्ति एवं वास्तु कलाओं को उच्च कला माना गया है। कशीदाकारी, आभूषण, पात्र, खिलौना एवं बुनाई को निम्न कलाओं में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया? देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि के लिए किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ललित कला और उपयोगी कला। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। कला शब्द की सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्रथम सदी में मिला है, प्रथम शताब्दी में मिला है। भरत मुनि से पहले कला को आलेख्यम के रूप में प्रयोग होता था। पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि में शिल्प शब्द का प्रयोग चारु मतलब ललित कला, कारु मतलब उपयोगी कला के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो विनय पिटक नाम है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक है। कौशल राजा प्रसेनजित के प्रमोद उद्यान के एक भाग में मनोरम चित्रागार चित्र संग्रहालय की गई है। कुछ बौद्ध ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि उस युग में चित्रकर्म को आजीविकों का साधन माना गया है। जातक में चित्रकर्म सेलितक अथवा शेखरा खियन सिप्पा में थंका लगाने की कला का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 26, जयमंगला का लेखक कौन है? तो हमने आपको बताया जयमंगला के लेखक कौन है? यशोधर पंडित। राइट आंसर ए हो जाएगा। जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान पुरोहित पंडित यशोधर, ये जय सिंह प्रथम के राज दरबार में थे। 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका करते हुए यशोधर ने आलेख या चित्रकला के 6 अंग को बताए। रूप भेदः प्रमाणानि भावलावड़ योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम, ये कला का सूत्र है, कला के 6 अंगों का सूत्र है ये। क्वेश्चन नंबर 27, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं के बारे में बताया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है, जिसमें आलेख्यम या चित्रकला को किस स्थान पर रखा गया है? चौथे स्थान पर रखा गया चित्रकला को। शुक्र नीति में 64 ललित विस्तार एवं 86 प्रबंध कोश और 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। देखिए यहां पे क्या था, शुक्र नीति में जो है 64 कलाओं के बारे में, और ललित विस्तार में 86 और प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। इस तरह से ये वर्ड था। क्वेश्चन नंबर 28, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो नग्नजीत, भयजीत, इन्हीं का नाम है। तो यहां पे राइट आंसर सी हो जाएगा। चित्रकला के जन्म के संबंध में भारतवर्ष में एक सुंदर पौराणिक कथा परंपरागत रूप से प्रचलित है, जिसका चित्रलक्षण नामक ग्रंथ संकलन किया गया है। यह ग्रंथ तिब्बत से तंजूर ग्रंथ माला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। यह ग्रंथ 3 अध्याय तक ही प्राप्त है। यह ग्रंथ विश्वकर्मा तथा राजा नग्नजीत, गांधार सीमा प्रांत के राजा थे, द्वारा निर्मित चित्रकला के लक्षणों का संग्रह है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि राजा नग्नजीत विश्वकर्मा का शिष्य था। ये नग्नजीत, जो राजा नग्नजीत थे, ये विश्वकर्मा के शिष्य थे, और ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विद्या की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, तो ब्रह्मा ने उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा ने उसे चित्रकला में प्रशिक्षित किया था। तो विश्वकर्मा जो है राजा नग्नजीत के गुरु हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो 11वीं शताब्दी का सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार जो है 1005 से लेके 1054 ईस्वी के बीच का है, जिसे हम 11वीं शताब्दी बोल सकते हैं। 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये सम्रांगण सूत्रधार। भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञान कोशीय ग्रंथ है, जिसकी रचना धार के महान राजा भोज ने की थी। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? राजा भोज। क्वेश्चन नंबर 30, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? चित्रलेखा नामक चित्रकार ने। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख आया है। राजकुमारी उषा के स्वप्न में एक सुंदर युवक को अपने साथ वाटिका में विहार करते देखा और वह उससे प्रेम करने लगी। प्रातः जागकर राजकुमारी उषा युवराज की स्मृति में दुखी होकर एकांत में चली गई। जब उसकी परिचारिका चित्रलेखा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने समस्त महापुरुषों, देवताओं तथा उस समय के सभी युवराजों के छवि चित्र स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के सम्मुख पेश किए। उषा ने स्वप्न में देखे राजकुमार का चित्र पहचान लिया। देखिए, चित्रलेखा ये जो है प्रथम छवि चित्रकार मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो चित्र सूत्र में 9 अध्याय हैं। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? 9। चित्र सूत्र में 9 अध्यायों में ये विभक्त है, जिसमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि, भवन कथा, भाव कथा आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कृत्य में आत्मीयता, वेदना, छंद और अनिर्वचनीय रसमयता है, वही चित्र कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है? देखिए, यहाँ पूछा गया है चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है और चित्र सूत्र के लेखक कौन है? नारायण मुनि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के अध्याय 35 से लेकर 43 तक 9 अध्यायों में ये विभक्त है, बटा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि ने की है। चित्रसूत्र के लेखक कौन है? नारायण मुनि। चित्रसूत्र में चित्र के 4 भेद बताए गए हैं। 4 भेद कौन से? सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। ये 4 चित्र के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 33, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख है? 8 प्रकार के रसों का उल्लेख इसमें बताया गया है। नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 49 भावों का विवेचन किया है। 8 अस्थाई, 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या कितनी है? 9। चित्रों में रस कितने दिखाई देते हैं? 9। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। ये रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? भरत मुनि ने। भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही है। क्वेश्चन नंबर 34, कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? कला मुख्यतः कितने भागों में
विभाजित की गई है 2 भागों में। कौन कौन से, यहाँ पे हम देख लेते हैं। कला को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली कला है ललित कला, फाइन आर्ट, जिसे चारु कला भी बोलते हैं। दूसरी है उपयोगी कला, यूजफुल आर्ट जिसे बोलते हैं, या कारू कला के नाम से भी जानते हैं। ललित कला क्या होती है? ललित कला का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मिक आनंद प्राप्त करना है, जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, काव्य कला, संगीत कला। उपयोगी कला क्या है? यह कला हमारे जीवन को भौतिक सुख प्रदान करती है, जैसे आभूषण कला या वस्त्र निर्माण कला। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।